आधुनिक युग में भारतीय इंजीनियरों के सामूहिक चिंतन का परिणाम है। किस तरीके से भारत की सामाजिक समरसता और भारत के सांस्कृतिक वैभव को प्रदर्शित करने वाला ये मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कारण से भारतवर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार एकदम बढ़ेगा। ये राष्ट्र की एकात्मता का मंदिर है, राष्ट्र की सहभागिता का मंदिर है। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे हिमस्खलन की। जितने भी राज्य हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे एवलांच का बहुत प्रभाव रहता है। अक्टूबर नवंबर के सीजन के बाद ही वार्निंग्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। भारतीय सेना के जवान जो कि सीमा पर तैनात हैं वो भी काफी प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार एवलांच से बचाव के लिए स्थानीय लोगों को कैसे मॉक प्रैक्टिसेस कराते हैं? सरकार को इसका बारे में पूरी जानकारी है। एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है। मॉक एक्सरसाइजेस, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के जरिए उन जिलों में, उन राज्यों में देते हैं जहां जहां आश्वासन होता है इस तरह के एवलांचेस के आने का। जिस एरिया में हमारी थोड़ी से लोग रह रहे हैं उसके आसपास हम प्लांटेशन करें कि वो एक बैरियर की तरह काम करे। देखिए आपदा का सामना आज शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कृतिका। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर विभिन्न प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के कारणों, संभावित खतरों और उनसे बचाव के उपायों पर विशेषज्ञों से चर्चा इस मंच पर करता आया है। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य है विभिन्न हितधारकों और विशेषकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाना, साथ ही बचाव के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराना है। और हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है। शीतलहर के साथ साथ इस मौसम में हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाएं भी व्यापक तौर पर देखी जाती हैं। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे हिमस्खलन की। हिमस्खलन और उसके कारण होने वाले भारी विनाश से आखिर कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जनरल सैयद अता हसनैन हैं जो कि एनडीएमए के सदस्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगी महिला एक्सपर्ट के तौर पर बिल्किस डार जी। बिल्किस डार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुनर्वास विभाग जम्मू कश्मीर से नजीम जई खान जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नजीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में ऑनलाइन हमारे साथ में डीजीआरई से चंडीगढ़ से डॉक्टर अमरीक सिंह जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि वैज्ञानिक है। अमरीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सैयद अता हसनैन जी से जानते हैं कि जिस टॉपिक को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, हिमस्खलन, आखिर वो क्या है और हिमस्खलन भूस्खलन से कैसे अलग है? शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं। और आपका जहां तक सवाल है, भूस्खलन जो होता है वो बारिश में आमतौर पे देखते हैं, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं। जब पानी बेशुमार किसी स्लोप के ऊपर आ जाता है और उसको जज़्ब करने की काबिलियत जो है उस स्लोप में नहीं रहती है, तो देखा जाता है कि पहाड़ी जो है उसमें जो चट्टाने हैं वो लूज हो जाती हैं और ज़मीन जो है नीचे आ जाती है। मगर हिमस्खलन में पानी के बरखलाफ बर्फ के साथ खतरा आता है। जब स्लोप्स के ऊपर वजन बर्फ का बेशुमार बढ़ जाता है और कोई खास एंगल पर ये आ जाते हैं, तब आमतौर पे हिमस्खलन होता है। मगर इसके खिलाफ और भी तरीके हैं, जैसे कि किसी चट्टानों के सिलसिले के ऊपर बेशुमार बर्फ अगर जम जाए,
20-25 से 30 फीट की बर्फ ऊपर खड़ी हो जाए और बर्फ जो है वो जमी ना हो ठीक तरह से, आमतौर पे कुछ हद तक कुछ पिघलाहापन उसके अंदर हो, तो तब भी वो एक हिमस्खलन के तौर पर नीचे आ सकती है। और इससे जो है लगातार जो भी उस रास्ते में, उस हिमस्खलन के रास्ते में जो भी चीजें हैं, जानवर हैं या किसी तरह के ऑब्जेक्ट हैं, वो सब जो है उसके चपेट में आ जाते हैं। जी शुक्रिया सैयद साहब। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर अमरीक जी भी लगातार बने हुए हैं। अमरीक जी, हमने जाना कि ये क्यों और कैसे होता है, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी संवेदनशीलता क्या है और कैसे ये हमें प्रभावित कर सकता है। मौसम का डायरेक्ट प्रभाव होता है हिमस्खलन पर। जैसे कि ये ज़्यादा सर्दियों से संबंधित एक जोखिम होता है, जिसमें बर्फबारी के बाद जैसे पर्वतों की ढलानों पर बर्फ की परतें जमती जाती हैं एक के ऊपर एक, और इन परतों में कुछ परतें ऐसी होती हैं जिनकी प्रबलता उतनी अच्छी नहीं होती जी, और बहुत अधिक भार, बर्फ का भार होने पर वो परतें टूट जाती हैं और उसकी वजह से सारी की सारी जो ऊपर की परतें होती हैं वो हिमस्खलन का रूप ले लेती हैं। जहाँ तक इसके प्रभाव का सवाल है, इससे आम नागरिक तो प्रभावित होते ही हैं और उसके साथ साथ हमारे भारतीय सेना के जवान जो कि सीमा पर तैनात हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में, वो भी काफी प्रभावित होते हैं। ये जो डायरेक्ट प्रभाव है चाहे आम नागरिकों पर या जवानों पर, इसके अलावा हिमस्खलन की वजह से अनेकों बार जंगलों में भी पेड़ों का नुकसान होता है और अनेकों बार ये ऐसा भी हो जाता है कि इसके स्खलन की वजह से जो मिट्टी और अन्य पदार्थ इसके साथ नीचे आते हैं, उसकी वजह से कई बार नदियां नाले वगैरह भी वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर डैम्स बन जाते हैं और उसमें बहुत सारा जल भराव की वजह से जो बाद में एक समस्या का रूप धारण कर सकता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख प्रभाव हैं। अगला सवाल नजीम जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से हम हिमस्खलन को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसकी संवेदनशीलता क्या है और साथ ही इसको लेकर के भारत के और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसको लेकर खतरा ज्यादा है? जितने भी राज्य हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे एवलांच यानी कि हिमस्खलन का बहुत प्रभाव रहता है और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र और सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये बेल्ट है हमारे पूरे हिमालय रीजन की और ये सारे जितने भी राज्य मैंने बताए वो अफेक्टेड रहते हैं एवलांचेस से और इनका काफ़ी अक्टूबर नवंबर के सीज़न के बाद ही वार्निंग्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं एवलांच की इन एरियाज़ में। मेरा अगला सवाल है इस वक्त बिल्किस जी से। बिल्किस जी, लगातार हम हिमस्खलन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग ऐसे संभावित क्षेत्रों में रहते हैं जिनके ऊपर ये खतरा हरदम मंडराता रहता है, उनके लिए हम किस तरीके की पहले से तैयारियां कर सकते हैं ताकि इस खतरे से उन लोगों को बचाया जा सके? क्या इसके लिए कोई पहले से पूर्व योजना तरीके से तैयारी हो सकती है? हिमस्खलन में यूजुअली तीन किस्म के जो है पॉपुलेशन वो रिस्क में होती है। एक वो लोग जो उस एरिया में रहते हैं, चाहे हम छोटे छोटे गांव कहें या हमारे जो नोमैड्स होते हैं जिनको ट्राइबल कहते हैं वो हो सकते हैं। दूसरा हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस और तीसरा हमारा जो माउंटेन टूरिज्म के साथ लोग होते हैं, चाहे हमारे टूरिस्ट्स हो, क्लाइंबर्स हो, हाइकर्स हो या स्कीयर्स हो। तो ये लोग जो है ये इनको ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि इस एरिया में पाए जाते हैं। तो दो तरीके के जो है मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिसमें हम कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लेते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में बहुत सारे हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट हम कह सकते हैं, तो ईजीएस्ट में हमारे लिए एक आ सकता है कि हम जिस एरिया में हमारी थोड़ी से लोग रह रहे हैं उसके आसपास हम प्लांटेशन करें, उसके आसपास हम एक स्ट्रेटेजिक वे में जो है पेड़ उगाएं ताकि वो एक बैरियर की तरह काम करे और अगर ऐसा कोई एवलांच आता है तो थोड़ा सा वो उसकी मूवमेंट में इंटरसेप्ट करें। दूसरा
जो अगेन हम फिजिकल बैरियर्स बना सकते हैं, जो बिल्कुल इसी तरह काम करेगा और उसकी वजह से हमारा जो हिमस्खलन का प्रभाव थोड़ा कम होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है वो है अर्ली वार्निंग्स। अर्ली वार्निंग्स अगर हम देंगे, मतलब पहले ही हमने इंफॉर्मेशन दे दी, जिसमें भारत सरकार ने NDMA के थ्रू एक प्रोजेक्ट भी चलाया, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। उसको इस्तेमाल करके हम उस एरिया के लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो या माउंटेनर्स हो या वहाँ के रहने वाले लोग हो, उनको हम पहले ही एक मैसेज देते हैं, जो मैसेज सासे या DGRA के थ्रू मिलता है कि आपके एरिया में इस तरह का खतरा है, ताकि वो पहले ही प्रिपेयर आए। और इसमें एक और चीज़ किया जा सकता है कि उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी वहाँ पे वॉलंटियर्स हो, उनको उस जो हमारा कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है उसमें एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऐड किया जा सकता है और उनको मैसेज जल्दी जाएगा और उसका जो है रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने बताया कि आखिर हिमस्खलन यानी कि इंग्लिश में जिसे एवलांच हम कहते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और खास तौर पर जो लोग वहां पर या ऐसे संभावित क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं इस आपदा से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार और भी कई सारे सवाल हम अपने मेहमानों से करेंगे, साथ ही स्कूल के छात्र भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए, वो भी अपने सवाल मेहमानों से करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। शाबाश मेरी मिट्टी कैसे, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं हिमस्खलन यानी कि एवलांच को लेकर के, कि आखिर कैसे हम इससे रोक सकते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण हम कर सकते हैं और जो लोग इसके खतरे में आते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ में इस वक्त स्कूल के छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आप में से कोई भी बच्चा अपना सवाल गेस्ट से कर सकता है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम दीपिका जैन फ्रॉम लेमन पब्लिक स्कूल। सर, माय क्वेश्चन इज कि केंद्र सरकार एवलांच से बचाव के लिए स्थानीय लोगों को कैसे मॉक प्रैक्टिसेस कराते हैं? आमतौर पे खबर ज्ञान जो है हिमस्खलन का बहुत कम है भारत के अंदर, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन जनसंख्या इसके अंदर इन्वॉल्व है।
मगर सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी है, महसूस करती है। एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है और ये जानकारी लगातार हम मॉक एक्सरसाइजेस, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के जरिए उन जिलों में, उन राज्यों में देते हैं जहां जहां सर्दियों के मौसम से पहले ये इस तरह का आश्वासन होता है आने के, इस तरह के एवलांचेस के आने का। इन मॉक एक्सरसाइजेस में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्सेस और लोकल पॉपुलेशन सबको शिरकत करने की जरूरत पड़ती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है हमारी एसओपी जिसको कहते हैं, वो एक साथ बन जाते हैं। एक तो होता है कि किस तरह से हिमस्खलन से बचाव रखना, मतलब वो आने ही नहीं देना उसको जी। दूसरा होता है कि अगर हिमस्खलन आ गया तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, और उसके लिए ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि एनजीओज तक एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है तिरंगा इंडिया, जिसने तकरीबन 11,000 जवानों को ट्रेन किया है एवलांच रेस्क्यू मेजर्स में। तो वो सामने आते हैं, वो अपना काम करते हैं। और हमारे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ज्यादातर लोग इनके अंदर ट्रेंड ऐसे होते हैं कि वो अपने अपने स्किल्स को लाकर और बचाव में शिरकत करते हैं। अगला सवाल आप में से कोई? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नेहा धारियाल है और मैं रेमल पब्लिक स्कूल से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हिमस्खलन पर नियंत्रण और बचाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं? केंद्र सरकार, जैसे आता सर ने अभी बताया, गाइडलाइंस जो हैं एनडीएमए के तरफ से हमें मिल जाती हैं और उन गाइडलाइंस के तहत जितने भी राज्य सरकार होती हैं वो अपने अपने एरियाज़ में उसको डिसिमेट करती हैं और लोगों को बता के रखती हैं कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है एवलांच के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 संस्थाएं दे रखी हैं। एक डीजीआरई, जिनके अमरीक सिंह ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एवलांच को लेके। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक और संस्था है जो एवलांचेस की वार्निंग्स हमारे को डिसिपेट करती हैं। और इन दो के अलावा जो इनकी वार्निंग्स आती हैं, बिल्किस जी ने बताया आपको, उसको हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत यूज़फुल है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और इन्फॉर्मेशन, किसी भी आपदा में इन्फॉर्मेशन मिलना सबसे बड़ी बात होती है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाए कि आपदा का कोई चांस बन रहा है या प्रोबेबिलिटी है, तो आप ऑलरेडी इतना प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की, जो गुलमर्ग कश्मीर में इस्टेब्लिश्ड है। 1948 में ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन आर्मी के तरफ से। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जब भी कोई माउंटेन रेस्क्यू करना होता है या कोई एवलांच आता है तो उसमें जो मदद हमें मिलती है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ट्रेंड मैन पावर होती है। ये इनफैक्ट बाहर के मुल्कों के लोगों को भी ट्रेन करते हैं और इनके जो कमांडोज हैं, इनके जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो बहुत मदद करती हैं स्टेट गवर्नमेंट की जब कोई एवलांच आता है। शुक्रिया नजीम सर। अगला सवाल आप में से? नमस्कार, मैं शिवांश पांडे, रेमल पब्लिक स्कूल से। तो मेरा सवाल यह है कि एवलांच यानी हिमस्खलन से निपटने के क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं? डूज में सबसे पहले हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम ऐसे हिमस्खलन की सिचुएशन में आ जाते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करें, अगर हम उसमें फंस रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम एक साइड की तरफ जाएं, ना कि हम अपने आप को उसमें धंसने से बचाएं। और दूसरा कि हम अपने फेस को कवर इस तरह करें सो दैट आपके मुंह के इर्द गिर्द एक स्पेस बना रहे और आप जो है सांस ले सके, आपका ऑक्सीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तीसरा है कि आप कोशिश करें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट, चाहे चट्टान हो या कोई पेड़ हो, उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, उसके साथ खुद को थोड़ा उसकी सरफेस पे रहने की कोशिश करें और जो ये एक लेयर है बर्फ की, उसके सरफेस पे रहने की कोशिश करें ताकि आपका रेस्क्यू इजी हो जाए। सैयद साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपने काफ़ी समय इन सभी चीज़ों के बीच में गुजारा है, जम्मू कश्मीर में भी आप कई साल रहे हैं, तो ऐसे में आपके सामने ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आई हैं जो आपके लिए एक चेतावनी के तौर पर रही? मैंने जम्मू कश्मीर में खास तौर पर और सियाचिन में रहकर बहुत ज़्यादा देखा है। आमतौर पर फोर्सेस के अंदर ट्रेनिंग इसकी बेशुमार की जाती है,
मगर इसके ऊपर पाबंदियां मूवमेंट के ऊपर लगाना बहुत जरूरी होता है। इसमें आमतौर पे जो हरकत होती है वो रात के वक्त करनी चाहिए जबकि बर्फ जो है वो जमी हुई है। जैसे ही दिन आगे बढ़ता है 10, 11, 12 बजे बर्फ जैसे पिघलने लगती है तो खास तौर पे फरवरी मार्च के महीने में इस तरीके से बर्फ जो है वो खिसकने लगती है और उसके वजह से इस तरह के हिमस्खलन आते हैं। तो पाबंदी लगानी पड़ती है मूवमेंट पे, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के मगर टूरिस्ट भी अगर उस इलाके में है और बाकी भी अगर लोकल इलाके में रहते हैं तो वो भी इस वक्त हरकत ना करें। तो जिस तरीके से आज के इस कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं हिमस्खलन को लेकर, एवलांच को लेकर कि आखिर इसके खतरे क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी संभावित जगह है जहां पर इसका खतरा ज्यादा बना रहता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना ताकि पता है ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हिमस्खलन को लेकर और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। नजीम जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से हमने देखा कि संजय 2023 यानी कि श्री अमरनाथ यात्रा जो है उस दौरान काफ़ी रणनीति अच्छी रही है हमारी टीम की और जिसकी वजह से कैजुअलिटी भी ना के बराबर हुई है, यानी कि आपदा से जुड़ी हुई कोई भी कैजुअलिटी इस बार नहीं हुई है। तो ऐसे में हमारी क्या कुछ रणनीति रही, किस तरीके की तैयारियां रहीं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो श्री अमरनाथ जी यात्रा हर ज़िले इसमें आते हैं, अनंतनाग ज़िला है और गांदरबल ज़िला है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ही तैयारी करती है इसकी ताकि जो ये यात्रा है वो विदाउट एनी इंसिडेंट हो। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़ जाते हैं। उसके अलावा इंडियन आर्मी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं दोनों रूट्स पे अमरनाथ यात्रा से पहले, ताकि वो जितनी भी बिकॉज इतनी सारी संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो पहले से ही मॉक ड्रिल करवाई जाती है हर साल। और उस मॉक ड्रिल से बहुत लर्निंग मिलती है सारे डिपार्टमेंट्स को कि इस तरह रियल टाइम में इसको टैकल हिसाब से आगे चल के यात्रा को और सिंपल करने के लिए और आसान बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एनडीएमए के साथ एक प्रोजेक्ट भी टेकअप किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो स्लोप्स हैं जहाँ पे एवलांचेस आते हैं, मैक्सिमम जो बर्फ़ है वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ रहती है, क्योंकि जब आप देखें यात्रा शुरू होती है तो जून का महीना है, ऑल्दो गर्मी का महीना होता है, बट केव के आसपास है उसमें तब भी बर्फ होती है और एवलांच आने का खतरा रहता है। तो स्टोप स्टेबलाइजेशन करके एक प्रोग्राम हम एनडीएमए के साथ चलाने वाले हैं, जिससे कि स्टोप स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एवलांचेस को अरेस्ट किया जाएगा, जो
टेक्निक्स अभी बिल्किस ने भी बताए, DGRE ने भी बताया, तो वो टेक्निक्स को यूज़ करके हम स्लोप्स को स्टेबलाइज करना चाहते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा जो है वो बिल्कुल इंसिडेंट फ्री रहे। सैयद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात करी आम लोगों की, आम नागरिकों की जो वहां पर रहते हैं, लेकिन हम अपने देश के जवानों को कैसे भूल सकते हैं जो लगातार बर्फ में डटे रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो ऐसे में एवलांच का जो खतरा है वो तो उन पर भी मंडराता है। तो एवलांच जब कोई भी आता है तो ऐसे में हम उन तक चेतावनियों को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, या क्या कुछ उपाय करने हैं, वो कैसे हम मैसेज उन तक पहुंचाएंगे? जी, जहां तक भारतीय फौज का सवाल है और ITBP का सवाल है, मैं समझता हूं इसके अंदर जो DGRE की जो मैपिंग होती है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जी। आमतौर पे हमारे कैंप लगे रहते हैं, पिकेट्स और पोस्ट होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब इन पोस्टों को जरूरी है कि ये पोस्ट जो है ऐसी जगहों पर ना लगाए जाएं जहां पर कोई अंदेशा है हिमस्खलन के आने का। बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि कभी कभी अनकही जगहों पर वैसे रजिस्टर्ड जगहों के ऊपर भी आ जाता है हिमस्खलन इस तरह का। जब ऐसा होता है तो उसके लिए आपके लिए पास ड्रिल्स होनी चाहिए जी। और हर यूनिट में आमतौर पे एवलांच रेस्क्यू टीम ART जिसको कहते हैं वो बनी रहती है। उनके पास साधन होते हैं, उनके पास बेसिक लॉजिस्टिक्स होती हैं, और ये टीम आमतौर पे बिल्कुल सही जैसे पहले कहा था कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में इनकी ट्रेनिंग की जाती है, और ये जगह जगह पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर लगातार रहते हैं। साथ में इनके एवलांच रेस्क्यू डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं, साथ में बहुत माहिरता होती है उनके अंदर विक्टिम्स को ढूंढने की, उनको निकालने की, तो उनका भी वो अपनाया जाता है। मगर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो इसके चपेट में ना आने के लिए जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है वो है कि अपना जो मूवमेंट है, जो हरकत है सर्दियों के मौसम में, उसको कम से कम किया जाए। फौज को हरकत करनी पड़ती है, पेट्रोलिंग, अपने जवानों को जगह से जगह भेजना पड़ता है, लोगों को छुट्टी आना पड़ता है, छुट्टी से वापस जाना पड़ता है। इन खतरा उनके ऊपर पैदा होता है हर समय, तो इसको देखना चाहिए कि पूरी हरकत जो है ऐसे वक्त पर हो जब हिमस्खलन आने का सबसे कम अंदेशा हो। जी, तो मेरा अगला सवाल अब अमरीक जी आपसे है कि जिस तरीके से सैयद पूर्ण भूमिका है DGRE की होती है, तो ऐसे में DGRE किस तरीके से तकनीकी रिसर्च कर रहा है? अवलांच के खतरे को कम करने के लिए हम कई अप्रोचेस पे काम करते हैं जी। जिसमें सबसे पहली अप्रोच है कि उस वक्त और उस जगह पर एक्सपोजर को कम किया जाए, खतरा ज्यादा है। इसके लिए जो अवलांच का पूर्वानुमान, सटीक पूर्वानुमान जरूरी होता है। उसके लिए हमने बहुत सारी वेधशालाएं बनाई हैं जो पर्वतीय इलाकों में लगी हुई हैं और जहां से निरंतर हमारे पास आंकड़े आते हैं। इसके अलावा जहां पर ऐसा होता है कि आपकी मूवमेंट जरूरी होती है, जैसे कि कुछ यातायात के मार्ग हैं जहां पर अवलांच का खतरा होता है, तो इस तरीके के जगह पर जो है अरेस्टर्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं। ठीक। तो कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर किस जगह पर लगाने हैं जिससे कि उनका असर ज्यादा से ज्यादा हो जी, तो उसके लिए अलग अलग डिजाइन के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो उसके डिजाइन पर भी शोध कार्य होता है। बिल्कुल। कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं उसके लिए हम सैटेलाइट इमेजरीज का इस्तेमाल करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं। जो एक अप्रोच है आर्टिफिशियल ट्रिगरिंग की जी, जिसमें कि विस्फोटकों का इस्तेमाल करके जब एवलांच का साइज छोटा होता है उसी दौरान ही उसको गिरा दिया जाता है ताकि वो बड़ा रूप सके। तो ये कुछ बिंदु हैं जिस पर शोध कार्य चल रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीक जी।
हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि हिमस्खलन जैसी जब आपदा आती है तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं, साथ ही तकनीकी रिसर्च किस तरीके से चल रही है। तो इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में लेते हैं इजाज़त। और नजीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अमरीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बिल्किस जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस खास अंक में आपसे लेती हूँ विदा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और खास अंक को लेकर। नमस्कार।